हरियाणा में राजनीति ही आजकल भूपेंद्र हुड्डा पक्ष की, भूपेंद्र हुड्डा विरोध की होती है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चेहरा दिखा करके ही तो भाजपा जाट नॉन जाट की राजनीति जिसकी हानि भरती वही तो करती है। जो नॉन जाट वर्ग आज भी भूपेंद्र हुड्डा से थोड़ा बहुत ईर्ष्या द्वेष या विरोध रखता है, उसका दीपेंद्र के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। अगर कांग्रेस 2024 का चुनाव दीपेंद्र हुड्डा को आगे रख के चुनाव लड़ती भूपेंद्र हुड्डा की बजाय, जी जी, तो कांग्रेस के पक्ष में और अच्छे सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। जो बैगेज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर था, वो बैगेज सारे का सारा बैगेज दीपेंद्र पे भी आएगा। और अगर उसने वही अपने पिता वाली हठीली शैली अपनाई और भाई ये हम है, अगर आप भजनलाल के से भी ज्यादा जातिवादी राजनीति तो भाजपा कर रही है, पर भाजपा ने परसेप्शन ऐसा कर रखा है कि वो नहीं कर रही। चीफ मिनिस्टर कैसे बने, भजनलाल को मात कैसे दी? अगर कांग्रेस के 67 एमएलए नहीं आते तो बदलाव इतना आसान नहीं था। इसका मतलब है 25-26 एमएलए कट्टर भजनलाल विरोधी थे। जी जी। और जो 43 भजनलाल के साथ थे, जी जी, वो ऐसे थे, वो ये मान के चल रहे थे कि भजनलाल मुख्यमंत्री बनेंगे। इस तरह वो 7 सदनों के सदस्य रहे हैं, जो पूरे देश में ये कहीं नहीं है। एक अनोखा रिकॉर्ड है, किसी को ऐसा सौभाग्य नहीं मिल पाया। देवीलाल को हराया और उनके शिष्य से चुनाव हारे। जाट वर्ग तो देवीलाल जी के साथ रहता था, जो शहरी वर्ग था, चाहे वो भाजपा का वोटर था और चाहे कांग्रेस का वोटर था, वो सारा एकजुट होकर देवीलाल जी को हरा देता था। एक बार 83 वोटों से हारे थे, एक बार 213 या 313 वोटों। दोस्तों, राजनीतिक विरासत और हरियाणा सीरीज की हमारी यह चौथी कड़ी है। तीसरी कड़ी में आपने चौधरी बंशीलाल परिवार के बारे में जाना था और अब चौथी कड़ी में जानते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार के बारे में। चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा। विद्रोही जी हमारे साथ हैं हमेशा की तरह। इस सीरीज के सर्वे सर्वा हम कह सकते हैं, इस सीरीज के मुख्य समीक्षक हम कह सकते हैं। मुख्य भी और गौण भी यही हैं, जो भी कुछ बता रहे हैं इस सीरीज के बारे में यही बता रहे हैं। और हम एक बार हर बार जो दोहराते हैं वह बात फिर दोहराते हैं। यहाँ ये कांग्रेस के नेता की हैसियत से कतई नहीं है, ये यहाँ पर एक 50 साल का राजनीतिक अनुभव रखने वाले राजनीतिक समीक्षक की हैसियत से हमारे साथ मौजूद है। और आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय हमने बता ही दिया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राजनीतिक परिवार है। और सीधे सीधे सवालों पर आते हैं, समय वक्त जाया किए बिना ही। विद्रोही जी, सबसे पहले तो आपका स्टूडियो में धन्यवाद है, स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो विद्रोही जी, सीधा सीधा यही है, जैसा मैंने अभी भूमिका बना करके बताया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पहले रणबीर सिंह हुड्डा। सवाल यह है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो राजनीतिक विरासत है, राजनीतिक ताकत है, वह पूरी की पूरी 100% दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास आ चुकी है या और आएगी, या दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बल पर इस विरासत को और ज्यादा बढ़ाया है? आप उसकी समीक्षा कर दीजिए। देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार की जब आप बात करेंगे तो ये वास्तव में सियासत शुरू हुई थी चौधरी मातूराम जी के साथ। जी जी। और 1988 के अंदर जब रोहतक के अंदर पहला कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, उसमें चौधरी मातूराम जी 23 साल की उम्र में ही शामिल हुए थे। 23 साल की उम्र में। दूसरा मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा। और दूसरा एक महत्वपूर्ण दौर उस समय और चला था, आर्य समाज का आंदोलन। जी जी। आर्य समाज का आंदोलन, जिसका आजादी आंदोलन में भी बहुत बड़ा प्रभाव है। और आजादी आंदोलन से जुड़े हुए 90% कार्यकर्ता उस दौर से आर्य समाज से ही निकले थे। जी जी। तो महर्षि दयानंद ने 1875 के अंदर आर्य समाज की भी स्थापना की थी। उसी में इनके पिता रोहतक के अंदर आर्य समाज को, दादाजी आर्य समाज की स्थापित करने, मातूराम जी। तो चौधरी मातूराम जी ने एक राजनीतिक और समाज सुधार का एक जो अभियान शुरू किया था, उस दौर से इनके परिवार की राजनीति चली। और वो चरम पर जब पहुंची, जब चौधरी मातूराम जी ने एक बार गांधी जी की सभा रोहतक के अंदर करवाई, जिसके सारे प्रबंधन मातूराम जी ने किए थे। अच्छा। और उसी की बदौलत इनके जो पिता हैं चौधरी रणवीर सिंह जी, वो राजनीति में आगे आए। वो उनको 3.5 साल वो जेल में भी रहे आजादी आंदोलन के दौरान। और जब देश आजाद हुआ तो 1947 के अंदर जो हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान सभा बनी, जी, संविधान सभा, उसमें केवल 33 साल की उम्र में ही चौधरी रणवीर सिंह जी उसके सदस्य बने। जी जी। और चौधरी मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी वो संविधान सभा के सदस्य थे। जी जी। और सबसे बड़ी विशेषता ये है, जो रिकॉर्ड किसी के नाम भी नहीं है, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के
पिता के नाम ही है। वो विभिन्न 7 सदनों के सदस्य रहे हैं, जिसके अंदर आपकी संविधान सभा के बाद आपकी जो प्रोविजनल अपनी पार्लियामेंट बनी, जी। उसके बाद फिर अपनी लोकसभा, राज्यसभा, पंजाब विधानसभा, पंजाब विधान परिषद और हरियाणा विधानसभा, इस तरह वो 7 सदनों के सदस्य रहे हैं, जो पूरे देश में ये कहीं नहीं है। एक अनोखा रिकॉर्ड है, किसी को ऐसा सौभाग्य नहीं मिल पाया। मतलब कांग्रेस के स्थापित पुराने चेहरे, पुराने चेहरे हैं। जी। और उसके बाद जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा 91 के अंदर MP बने, वो आपके पता ही है आपको, 91 में बने, 96 में बने, जी। और परंतु 99 के अंदर हार गए थे। इससे चौधरी देवीलाल नहीं, कैप्टन इंदर सिंह जी से, कैप्टन इंदर सिंह जो लोक दल से चुनाव लड़ा था, देवीलाल को हराया और उनके शिष्य से चुनाव हारे। शिष्य कार्यकर्ता से ही, शिष्य कोई बहुत बड़े नहीं थे, साधारण कार्यकर्ता ही थे, जी। कैप्टन इंदर सिंह जी से चुनाव, क्योंकि वाजपेयी जी की लहर उसमें हार गए। फिर 2004 में फिर ये MP बने, और जब मुख्यमंत्री बन गए ये लोग 2005 में, तब इन्होंने अपनी सीट खाली की। जो इनका बेटा पढ़ता था विदेश के अंदर, नौकरी करने लग गया था, एक IT इंजीनियर है, जी। वो राजनीति में आए, उन्होंने पहला चुनाव लड़कर वो लोकसभा में पहुंचे, वो दीपेंद्र हुड्डा है, जी। तो इनकी हम बीच में थोड़ा सा एक बार जानना चाहेंगे, जो क्योंकि टकराव चौधरी देवीलाल से हुआ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का टकराव चला चौधरी भजनलाल से। तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का टकराव देवीलाल से रहा, देवीलाल के सामने चुनाव लड़ते थे रोहतक में, बड़ी बात थी, और उस समय चौधरी देवीलाल की तूती बोलती थी। एक समय ऐसा भी आया था कि बहुत मामूली अंतर से वो जो यहाँ पर चुनाव रोहतक शहर में आकर के देवीलाल हार जाते थे, रोहतक का जो ग्रामीण बेल्ट थी उसमें चुनाव जीत जाते थे। तो इनका जो मुकाबला हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो लीडरशिप उभर कर सामने आई और भजनलाल के सामने एक फेस बनकर उभरे, उसमें कहीं ना कहीं क्या देवीलाल के खिलाफ चुनाव लड़ना भी था? देखिए, चौधरी देवीलाल जी उस समय के सबसे लोकप्रिय और नेता ही नहीं थे, वो पूरी हरियाणा की राजनीति को तो प्रभावित कर ही रहे थे, जी। और उन्होंने देश की राजनीति को प्रभावित किया, जी। परंतु एक ऐसा समय आया कि जाट नॉन जाट की राजनीति में बटकर, जाट वर्ग तो देवीलाल जी के साथ रहता था, जो शहरी वर्ग था, चाहे वो भाजपा का वोटर था और चाहे कांग्रेस का वोटर था, वो सारा एकजुट होकर देवीलाल जी को हरा देता था। एक बार 83 वोटों से हारे थे, एक बार 213 या 313 वोटों, हाँ, मामूली अंतर से हारे थे। तो वो इनका सौभाग्य समझो, भूपेंद्र हुड्डा का एक उदय होना था, और जब ये चौधरी देवीलाल जी को हराकर 2 बार आए तो स्वाभाविक है नेता बने। और 96 के अंदर जब कांग्रेस की दुर्गति हो रही थी, जी। तब भी जीत गए, तो नेचुरल है कि ये स्वाभाविक नेता बन गए। और भजनलाल जी उस समय 91-96 तक मुख्यमंत्री थे। एक वो कब का दौर है जब चौधरी देवीलाल ने 3 जगह से लोकसभा चुनाव लड़ा, राजस्थान में सीकर से, एक रोहतक से, और एक पंजाब की शायद फिरोजपुर थी, जी हाँ। जब वो पंजाब हार गए, राजस्थान में जीते, हरियाणा में जीते। ऐसा सुनने में आता है कि चौधरी देवीलाल ने चुनाव जीतकर रोहतक सीट से इस्तीफा दे दिया। ये सबसे बड़ा उसके लिए हरियाणा की राजनीति में चौधरी देवीलाल का पराभव की शुरुआत थी। ऐसा, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये तो नहीं मानता कि वो पराभव की शुरुआत थी। जनता दल के जब दिसंबर 89 के अंदर जो चुनाव हुआ था, उस जगह इन्होंने 3 जगह चुनाव लड़े थे, 2 से जीते थे, और एक अकाली दल का जो मिलिटेंट खालिस्तानी समर्थक था, उससे हार गए थे। तो ये असल में प्रादुर्भाव इनका जब हुआ, जब ये बंटवारा हो गया जनता दल में, और जनता दल 2 भागों में बट गया। और जो मंडल कमीशन आया, और मंडल कमीशन के आने के बाद जो पिछड़ा वर्ग था, वो एकदम अलग हो गया। इनको अलग पार्टी चंद्रशेखर के साथ अपनी बनाई, और ओम प्रकाश चौटाला का जो शासन था, ओम प्रकाश चौटाला के मुख्यमंत्री रहते हुए जब उन्होंने उपचुनाव, राज्यसभा के मेंबर थे जब वो मुख्यमंत्री बनाए, जब उन्होंने महम से उपचुनाव लड़ा, और उस समय महम से उपचुनाव लड़ने के लिए उनको मना किया था। गुरदयाल सिंह सैनी भी MLA। इस विषय को हम चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत में लाएंगे। हाँ, तो वो वहां से जब वो गोलियां चली थी ना, जी रोहतक से, उससे इनके खिलाफ एक माहौल पैदा हुआ, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लीडरशिप थोड़ा उभरनी शुरू हुई, और चौधरी देवीलाल का परिवार का पतन वहीं से शुरू हुआ था, जी। तो उसकी वजह से फिर उनका पतन हो गया। तो और उनके पतन के बाद स्वाभाविक है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की
राजनीतिक सितारा ऊंचा हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चौधरी रणबीर सिंह का था, उनकी राजनीतिक विरासत की बजाय हम ये कहें कि जो राजनीतिक विरासत असली तो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तैयार की, जी हाँ। वो ज्यादा सही रहेगा। उनकी विरासत, इनका बेटा था वो चौधरी रणवीर सिंह जी का भी कोई बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव तो नहीं था जिसे आप विरासत कह सकें। जी जी, वो एक प्रमुख नेता थे कांग्रेस के, केंद्रीय चेहरे थे केंद्र में। कांग्रेस, जी जी, केंद्र में रहे, हरियाणा में रहे, वो एक मंत्री हरियाणा में रहे, केंद्र में नहीं रहे, मंत्री पंजाब में रहे थे। वो चेहरे बड़े थे, लेकिन जो जनाधार की बात करें, एक सीमित क्षेत्र का, जैसे कोई एक एमपी एमएलए होता है उसी तरह का, तो जनाधार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास आया। विरासत तैयार हुई है मुख्यमंत्री बनने के बाद, और मुख्यमंत्री बनने से पहले इनकी कोई लंबी विरासत नहीं कहती, पारिवारिक विरासत कह सकते हो। जी जी, पर जो एक पूरा प्रदेश के अंदर विरासत बनी, सबसे प्रभावशाली आज स्थिति है आज की। आज हम हरियाणा के प्रभावशाली नेताओं में बात करें, सबसे अगर हरियाणा में कोई सबसे प्रभावशाली परिवार है, जी जी, जो हरियाणा की राजनीति को प्रभावित करता है, कांग्रेस की भी भाजपा की भी, इनके मुकाबले का आज कोई भी नेता। कुछ लोग कह देते हैं 3 जिलों की राजनीति नहीं, पर नहीं, वो केंद्रित है। कहे जाओ, परंतु सबसे ज्यादा व्यक्तिगत वोटों की बात, व्यक्तिगत वोट, कार्यकर्ता मान लेंगे, विधायक मान लेंगे, व्यक्तिगत जनाधार में सबसे ज्यादा अभी नहीं कहा है, कोई भी नहीं। इनके मुकाबले देवलाल जी का परिवार होता था, वो ओम प्रकाश चौटाला जी, उनका प्रादुर्भाव हो गया। अभय चौटाला पूछते हैं कि मेरे से बड़ा कौन नेता? कहा है वो, राव इंद्रजीत वाले कहते हैं नांगल चौधरी से गुड़गांव तक तो कहने से क्या होता है? जी जी, जब आप वोटों की संख्या गिनते हो, वोटों का दायरा गिनते हो, और भाई विधायकों का दायरा गिनते हो, भाई कौन कितना विधायक और कौन कितनी राजनीति को प्रभावित करता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। पूरी हरियाणा की सेंट्रेड राजनीति है। हरियाणा में राजनीति ही आजकल भूपेंद्र हुड्डा पक्ष की, भूपेंद्र हुड्डा विरोध की होती है। भाजपा का पूरा चुनाव अभियान जो होता है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोध में होता है, और कांग्रेस में जो नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोध में है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चेहरा दिखा करके ही तो भाजपा जाट नॉन जाट की राजनीति जिसकी हानि भरती वही तो करती है। वही बात तो मैंने कहा कि इसीलिए तो मैंने कहा ना कि हरियाणा की राजनीति को प्रभावित करने वाला इस समय सबसे बड़ा परिवार, जो हरियाणा में कभी देवीलाल जी होते थे, वही स्थिति भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार की है आज। तो अब हमारा इसी में से सवाल है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिस राजनीतिक विरासत पे कब्जा है, वो कब्जा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दुकान में जितना राजनीतिक सौदा है, वह कितना दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास स्थानांतरित हो चुका है? दीपेंद्र हुड्डा की क्या उतनी स्वीकार्यता है जितनी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है, या उसमें कमी है या बढ़ोतरी है? देखिए, जहां तक मेरा विश्लेषण है, आपका ही जानना चाह रहे हैं हम तो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पूरी विरासत दीपेंद्र के हाथों में आ चुकी है, और हाथों में दीपेंद्र ने युवा शक्ति और अपने साथ की है। दीपेंद्र हुड्डा ने उसमें कुछ ऐड किया है, और जो नॉन जाट वर्ग, पिताजी का दुकान में भरा हुआ सामान है उसमें और जोड़ा है, जो नॉन जाट वर्ग आज भी भूपेंद्र हुड्डा से थोड़ा बहुत ईर्ष्या, द्वेष या विरोध रखता है, उसका दीपेंद्र के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। और मेरा ये मानना है कि अगर कांग्रेस 2024 का चुनाव दीपेंद्र हुड्डा को आगे रख के चुनाव लड़ती, भूपेंद्र हुड्डा की बजाय, जी जी, तो कांग्रेस के पक्ष में और अच्छे सकारात्मक परिणाम आ सकते थे 2024 के चुनाव। 2024 जी जी, क्योंकि तब तक तैयार हो चुका था, और भूपेंद्र हुड्डा के साथ जो कांग्रेस का नेतृत्व है, कैडर है, विधायक हैं, सांसद हैं, वो सब के सब 2024 तक, 2019 तक तो नहीं मानते थे, पर 2019 से 24 के बीच में जो दौर हुआ, सभी ने दीपेंद्र हुड्डा को स्वाभाविक नेता मान लिया था। उसमें दीपेंद्र हुड्डा की खुद की अपनी मेहनत, उसकी वाक शक्ति, लोकसभा में मुद्दे उठाना, और 24 घंटे जनता के बीच में रहना, और जनता में दीपेंद्र हुड्डा की बढ़ती स्वीकार्यता। मतलब ये कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दुकान में जितना राजनीतिक सौदा था उसे बढ़ाया है, तो दीपेंद्र हुड्डा ने सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे के नाते नहीं, अपनी योग्यता से भी बढ़ाया। हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बढ़ा तो इसलिए कि इनके पिता मुख्यमंत्री बन गए। इसमें कोई उदाहरण ये कह देना कि उसमें भूपेंद्र हुड्डा का योगदान नहीं, उस ट्रांसफर भी भूपेंद्र हुड्डा ने ही कराया। कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही, जो इनके वरिष्ठ साथी थे, उनको तैयार किया कि भाई दीपेंद्र का नेतृत्व मानो, खुद पर्दे के पीछे
उनको कहा भाई दीपेंद्र से बात करो, दीपेंद्र मतलब दीपेंद्र हुड्डा को बढ़ाया तो हुड्डा नहीं है ना, पर दीपेंद्र हुड्डा को बढ़ाने के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने उसमें कुछ ऐड किया है, खोया नहीं है, और भविष्य के अंदर भी कुछ ऐड ही करेगा। उसके ऐड करने से पिता पुत्र की पार्टी एक ठप्पा लगा। कहीं न कहीं मान लीजिए पिता की विरासत से पुत्र को तो फायदा हुआ, कांग्रेस को नफा नुकसान कितना रहा? देखिए बैगेज तो मिलेगा ही। जो बैगेज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर था वो बैगेज सारे का सारा बैगेज दीपेंद्र पे भी आएगा। ये मान लेना कि वो बैगेज दीपेंद्र पे नहीं होगा, ये तो मैं समझता हूं राजनीतिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि पिता और पुत्र की जो अच्छाई और बुराई है उसका अच्छाई का भी फायदा मिलता है, बुराई का भी मिलता है, तो बैगेज तो आएगा। पर जिस तरह का व्यवहार है दीपेंद्र हुड्डा का वो उस बैगेज को कम कर देगा, बशर्ते कि वो अपनी ऐसी शैली रखे। और अगर उसने वही अपने पिता वाली हठीली शैली अपनाई और भाई ये हम है क्या, तो हम या हम कोई नहीं, तो नुकसान भी हो सकता है। मतलब अपनी पावर्स का डिसेंट्रलाइज करना होगा, जो हाँ, वो डिसेंट्रलाइज करना होगा। और साथ में जो नॉन जाट, मैं फिर शब्द प्रयोग कर रहा हूँ बार बार, जी नॉन जाट वर्ग के अंदर अपनी स्वीकार्यता बढ़ानी होगी। और वो स्वीकार्यता कोई आचरण से बढ़ती है, कर्मों से, क्योंकि अब सत्ता में तो है नहीं। जी वो आचरण से बढ़ती है। जितना वो नॉन जाट नेतृत्व को आगे बढ़ाएंगे, जितना नॉन जाट क्षेत्रों में लोगों को सम्मान देंगे, और लोगों को ये लगेगा, खाली दिखावा नहीं, उनके आचरण से लगेगा कि भाई हाँ नॉन जाटों को, ये तो कांग्रेस को दिखाना है, कांग्रेस तो को भी दीपेंद्र को आप विरासत की पूछ रहे हो। हाँ जी हाँ जी। कांग्रेस तो दिखाती है, पर क्योंकि सवाल यह है कि लीड कौन करता है, रिफ्लेक्शन जाता है लीडर का। अब कांग्रेस ने कोई नॉन जाट के प्रति थोड़ी दिखाया, कांग्रेस तो नॉन जाट को बढ़ाती रही है और नॉन जाट को महत्व देती रही थी, पर लीडरशिप किसकी थी? लीडरशिप प्रदेश में मुख्यमंत्री की थी। तो जो मुख्यमंत्री का जो एक्शन है लोग तो वो देखते हैं ना, तो वो उस मामले में कहीं ना कहीं भूल हुई। हाँ, कांग्रेस फेल रही। कांग्रेस अपने रणनीति को परसेप्शन में, चाहे आप ये मान के चलो कांग्रेस, कोई एक वर्ग ये कह देगा भाई कांग्रेस ने जाटवाद किया, वास्तव में किया, भेदभाव किया, एक वर्ग ये कह देगा नहीं किया, परंतु सवाल करने और न करने का नहीं होता है। बहुत से लोग बहुत जातिवादी हैं, जैसे हरियाणा की राजनीति में सबसे ज्यादा जातिवाद हरियाणा की राजनीति में, अगर आप भजनलाल के से भी ज्यादा जातिवादी राजनीति तो भाजपा कर रही है, पर भाजपा ने परसेप्शन ऐसा कर रखा है कि वो नहीं कर रही। सबसे ज्यादा नौकरियों के अंदर लूट जो प्रथम श्रेणियों की भाजपा राज में हो रही है, पर परसेप्शन ऐसा है कि ईमानदारी है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में परसेप्शन ये था कि भाई लूट हो रही है, भाई भतीजावाद हो रहा है, क्षेत्रवाद हो रहा है। तो राजनीति में परसेप्शन का बहुत, आप इनकार कर रहे हैं? मैं कोई इनकार ऐसा नहीं हुआ, मैं नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि राजनीति में लूट होना, भ्रष्टाचार होना वो होता है, पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये रहता है कि परसेप्शन कैसा बनाते हो। ग्रुप सी और डी में तो किया भाजपा ने। हाँ, भाजपा ने परसेप्शन पहले चपड़ासी भी पर्चियों से नहीं लगते थे क्या कांग्रेस के राज में? यही तो कहा ना, भाजपा ने अपना परसेप्शन बनाया। मैंने यही तो कह रहा हूँ ना, भाजपा ने क्या परसेप्शन बनाया। मान रहा हूँ भाजपा के राज में सी से ऊपर जाएंगे। मैं यही बात तो कह रहा हूँ ना, मैंने यही बात। ए और बी ग्रुप की तो भाजपा में ईमानदारी की बात ही नहीं है। मैंने यही बात तो कही है ना, परसेप्शन बना लिया ना उन्होंने। सी और डी, क्योंकि जो भाजपा का संघी कार्य करता है, भाजपा का जो कोर ग्रुप है, वो कभी भी चपड़ासी बनता ही नहीं। अगर आप भाजपा का इतिहास उठा के देखोगे, भाजपा का कोर वोटर देखोगे, वो कभी चपड़ासी सिपाही बनता ही नहीं ना। तो जो उनका वोटर, उनका सपोर्टर जो कोर है वो नहीं बनता, उसमें उन्होंने पारदर्शिता और ईमानदारी दिखा दी। और जो मूल प्रशासन को चलाता है, मूल प्रशासन को तो ए और बी चलाता है, ए और बी में अपना, उसमें पूर्णता भ्रष्टाचार, लूट, संघी अपने ले आए। विद्रोही जी, मेरा अंतिम सवाल ये है, अब समापन की ओर बढ़ते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का राजनीतिक भविष्य क्या देख रहे हैं? क्या जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनको राजनीतिक विरासत मिली है और उन्होंने जोड़ा है उसमें कुछ आपके शब्दों में, क्या इसे जो शिखर की राजनीति है उस पर पहुंचने में वह उनकी मदद करेगी, या उनकी राजनीति दूसरी तरह की रहेगी, या उन्हें भी चीफ मिनिस्टर की महत्वाकांक्षा छोड़नी पड़ेगी और कांग्रेस के साथ कांग्रेसी बनकर रहना होगा? क्या कहेंगे? जो देखिए, दीपेंद्र हुड्डा का भविष्य उज्जवल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, परंतु कोई भी नेता होता है जब वो अति लिप्सा दिखाएगा राजनीति में तो उसका अच्छा भविष्य भी खराब हो जाता है। अगर दीपेंद्र हुड्डा जैसा, उनका बड़ा अच्छा समन्वय प्रियंका गांधी से है, राहुल गांधी से है, उनके साथ मिलकर और अपनी महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगाते हुए जी आगे बढ़ेंगे
तो मैं समझता हूँ वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं। परंतु ये सोचकर अगर राजनीति करेंगे कि मैं ही चीफ मिनिस्टर बनूं और दूसरा कोई बने नहीं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें नुकसान भी होगा। तो जहां तक विरासत, तो अभी हरियाणा के जो लीडरशिप है, कुमारी शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है, तो दूसरे नेता है, कैप्टन यादव का भी नाम लिया जाता है, हालांकि वो खुद बैकफुट पे चले गए हैं। तो इन सब में जो उनकी स्वीकार्यता है दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, वो तो अभी मेरे ख्याल से उतनी नहीं बन पाई है। जो देखिए, स्वीकार्यता उनके अंदर हो ना हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जनता में आपकी कितनी स्वीकार्यता है, और जब नेतृत्व जो फैसला करता है तो वो ये देख कर करता है कि भाई हमारे का जो वोट किसके माध्यम से मिलेगी, कितनी मिलेगी, कौन दिलवा सकता है, कौन नया चेहरा होगा। तो क्योंकि अब चुनाव होने वाला है 29 के अंदर, तो स्वाभाविक है 29 के अंदर जो चुनाव होगा उसमें युवा नेतृत्व को ही महत्व दिया जाएगा। शैलजा जी की उम्र भी बढ़ जाएगी, भूपेंद्र हुड्डा रिटायर हो जाएंगे। तो और जहां तक सुरजेवाला की बात है, सुरजेवाला योग्य व्यक्ति हैं, पर उनकी हरियाणा में कोई बहुत लंबी चौड़ी है नहीं। तो उस स्थिति में कोई अगर ढंग से चलेंगे अपनी मतलब जिनकी पकड़ है उसमें हम दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह सकते हैं। उनका विनम्र स्वभाव, जो जाते हैं मकान पर उनसे मिलने के लिए, उनसे चाहे कितनी भीड़ हो वो मिलते हैं लेट तक। उन वर्करों के साथ साथ मैंने कहा जो कांग्रेस का नेतृत्व है ना, जी, जो उनको मान लो उनके साथ रेस में है, उनके मुकाबले में है, उनसे भी अगर आपका बेहतर समन्वय होगा, बेहतर ढंग से। कई बार क्या होता है कि आप और हम दोनों रेस में हैं, परंतु दुश्मनी नहीं है। अब भूपेंद्र हुड्डा के साथ तो स्थिति ये है कि उन्होंने दुश्मनी सी बना ली थी, तो जिसकी वजह से परेशानियां हैं। अगर दीपेंद्र हुड्डा भी प्रतिस्पर्धा की बजाय दुश्मनी वाला व्यवहार रखेगा तो तकलीफ होगी, और प्रतिस्पर्धा का व्यवहार रखते हुए सम्मान पूर्वक उनको भी साथ लेकर चलने का प्रयास करेगा, तो वो विरोध है वो कम हो जाएगा। तो ये तो खुद की शैली पर निर्भर करता है कि आप अपनी प्रतिस्पर्धा को दुश्मनी तक ले जाते हैं या प्रतिस्पर्धा को केवल प्रतिस्पर्धा तक सीमित रखते हैं। विद्रोही जी, एक जरूरी सवाल बीच में रह गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चीफ मिनिस्टर बनना, रणबीर सिंह हुड्डा की जो राजनीतिक विरासत थी उसको शिखर पर ले जाने का टर्निंग पॉइंट था। चीफ मिनिस्टर कैसे बने, भजनलाल को मात कैसे दी, वो जो एक एपिसोड था वो आप देखिए, बता दीजिए एक बार। मुख्यमंत्री ये इसीलिए बने कि सोनिया गांधी जी भजनलाल जी को नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि भजनलाल जी जिस तरह की राजनीति करते हैं और जो उनके प्रति करते थे जिन उनके प्रति परसेप्शन था, वो कांग्रेस को सूट नहीं कर रहा था। और वो चाहते थे कि भाई नई तरह की राजनीति हो, नया नेतृत्व आए और भजनलाल जी को रिपीट ना करवाया जाए। पर भजनलाल जी के साथ एक मजबूत खेमा था। कांग्रेस के 67 एमएलए आना सबसे बड़ा कारण बना बदलाव का। अगर कांग्रेस के 67 एमएलए नहीं आते तो बदलाव इतना आसान नहीं था। अब 67 एमएलए के अंदर प्रारंभ में ये कहा गया कि भाई 43 एमएलए भजनलाल के साथ है, 24-25 हुड्डा के साथ है। इसका मतलब है 25-26 एमएलए कट्टर भजनलाल विरोधी थे। और जो 43 भजनलाल के साथ थे वो ऐसे थे, वो ये मान के चल रहे थे कि भजनलाल मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेगा तो स्वाभाविक है जो मुख्यमंत्री बने उसी के साथ रहो। पर जब हाई कमांड का रुख देखा कि भाई हाई कमांड, क्योंकि 2 बैठकें हुई थी इसमें और तीसरी बैठक के अंदर भूपेंद्र हुड्डा को बनाया गया था, तो पहली बैठक तो परिचयात्मक थी, उनको पूछा गया। और हाई कमांड का जब रुख पहली बैठक में भापा गया तो उनको लगा कि भाई हाई कमांड भजनलाल को नहीं बनाना चाहता। तो जो पहली बैठक में लोग नहीं टूट पाए थे या नहीं भजनलाल के ही साथ रहना चाहते थे, दूसरी बैठक के अंदर वो कमी आई कि भाई भजनलाल को बनाना नहीं चाहते। भजनलाल जी एक गलती कर गए। भजनलाल जी भी कोई एहसास हो गया था दूसरी बैठक में कि हाई कमांड तुमको नहीं बनाना चाहता। तो भजनलाल जी ने जो तीसरी बैठक में दाव चला, वो जब फैसला हो गया कि भाई भूपेंद्र हुड्डा को ही बनाना है, तो जब बनाने के बाद दाव चला कि भाई वीरेंद्र का नाम आगे कर दो। तो जब वीरेंद्र का नाम आगे तो देर हो चुकी थी। अगर भजनलाल जी पहले वीरेंद्र सिंह का नाम आगे कर देते तो भूपेंद्र हुड्डा शायद नहीं बन पाते। तो भजनलाल अपनी चाल चलने में या अपना पत्ता चलने में देरी कर गए और हाई कमांड के रुख को भांप कर जो 5-7 विधायकों का अंतर था, वो जो कांग्रेस के साथ कोई कट्टर समर्थक नहीं थे, पर वो भजनलाल जी के साथ केवल इसलिए थे कि वो भावी चीफ मिनिस्टर है। और राजनीति में ये होता है कि भाई जो पार्टी के साथ होता है वो ये देखता है भाई किसका पलड़ा भारी होगा।
तो जब लगा हाई कमांड हुड्डा को बनाना चाहते तो इधर आ गए। तो हुड्डा का चांस हो गया। और उस समय वीरेंद्र सिंह भी हुड्डा के साथ थे, और उस समय कैप्टन अजय सिंह यादव ये भी हुड्डा के साथ थे। और जब वीरेंद्र सिंह का नाम रखा गया तब इस सब अलग हटने की कोशिश की या ग्रुप बनाने की, वो देर हो चुकी थी। तो इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भाग में था और भजन लाल जी तुरंत फैसला नहीं ले इस पाए। तरह खुद जो परिवार की विरासत थी वो चीफ मिनिस्टर बनने से शिखर पर पहुंच गई। और जो काम जो रणवीर सिंह जी ने किए थे, जो दबे हुए थे, जो महत्व नहीं था, जो शिखर पे नहीं था, इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद रणवीर सिंह जी का जो चेहरा था कि वे 7 बार बने, वो फलाना, वो सब चीजें बाहर सामने आ गई। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाते तो वो दबी रह जाती। ठीक दोस्तों, आपने वेद प्रकाश विद्रोही को सुना। राजनीतिक विरासत और हरियाणा की ये चौथी किस्त आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। गुण दोष एक बार फिर बता देते हैं, वेद प्रकाश विद्रोही के खाते में है। वैसे ज्यादातर बातों से हम भी इनसे सहमत हैं, इसलिए थोड़े गुण दोष हम भी ले लेंगे अपने साथ जो है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विद्रोही जी। धन्यवाद।